हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस सेशन में, हमारे इस वीडियो में, विच इज़ बर्नौलीज प्रिंसिपल इन वन शॉट, मैं स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में बच्चे हम क्या करने वाले हैं, बर्नौलीज थ्योरम को पूरा का पूरा कंप्लीट एक शॉट में निपटा देने वाले हैं बेटा। तो बहुत सही रहने वाला है यार ये सेशन। बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसके एप्लीकेशंस विद सम क्वेश्चंस, ये मैं कराने वाला हूँ। आपको बस क्या करना है, पेन कॉपी उठाना है और बिल्कुल लास्ट तक इसको देखना है। उससे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा क्रेडेंशियल्स है गाइस। माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। फिजिक्स पढ़ाता हूँ आपको, पिछले काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। और ये सामने ये आपके मेरे क्रेडेंशियल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बैच हमारा 9 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हुआ था एंड ये भी आपके सामने है। आपको जो है ना, इस बैच को एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप विनोद 30 या विनोद 15 कोड अगर यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है सीधा सीधा 30% ऑफ ऑन योर कंप्लीट ईयर सब्सक्रिप्शन, 15% ऑफ ऑन योर 3 मंथ्स सब्सक्रिप्शन। राइट बच्चा पार्टी? तो फिर अभी शुरू करते हैं हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल को। तो अभी हम लोग क्या करने वाले मेरे बच्चे, अभी जो है ना, हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल से पहले पहले क्या क्या चीजें होती है जो हमें पढ़नी है, ताकि फिर सिर्फ बर्नौलीज और उसके एप्लीकेशंस रह जाए, वो पढ़ते हैं बेटा। सो हियर वी गो। आज हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, दो चीजें पढ़नी जरूरी है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो बेटा। सर ये स्ट्रीमलाइन क्या होता है और ये टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? ध्यान से देखना, गौर से बिल्कुल। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा और टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा? जब ये लिक्विड फ्लो करता है बेटा, तो एक पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल फ्लो करेंगे उन सब का वेलोसिटी सेम होगा। उसके बाद अगले पॉइंट पर भी सेम होगा, अगले पॉइंट पर भी। कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस पॉइंट पे अगर 10 है तो इस पॉइंट पे 15 है। तो जहां पर 5 है एक पार्टिकल का, वहां पर सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी 5 ही होगा। दूसरे पॉइंट पर 1 का 10 है तो सभी का 10 होगा। तीसरे पॉइंट पर 1 का 15 है तो सभी का 15 होगा। आप मेरी बात इस तरीके से समझने की कोशिश करो। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक पॉइंट पर एक पार्टिकल का वेलोसिटी 5 है तो सबका 5 है, एक पॉइंट पर 10 है तो सबका 10 है, एक पॉइंट पर 15 है तो सबका 15 है। मतलब सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी ओवर द फ्लो सेम नहीं है, मगर एक पॉइंट पर अगर एक पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है तो उस पॉइंट पर सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम रहेगी। मैं लिखवाता हूं तो शायद और अच्छे से समझ में आए बेटा। ध्यान से देखना।
when a liquid flows such that each particle of the liquid passing a given point moves along the same path and has same velocity as its predecessor, the flow is called streamline flow or steady flow. इस फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो बोलते हैं. मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से. अगर ये फ्लो है बेटा, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो सबकी v होगी. इस पॉइंट पे अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी vb है तो सभी की vb होगी. इस पॉइंट पे अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी vc है तो सभी की वेलोसिटी vc ही रहेगी. तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो. ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है. तो आपने इस एंड से देख के कंफ्यूजन नहीं होना कि मतलब मैंने बोला कि एंड. स्ट्रीमलाइन फ्लो तो ये हो गया. टर्बुलेंट फ्लो अभी मैं आपको करवाऊंगा कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है. जब बहुत सारे स्ट्रीम लाइंस, जैसे बहुत सारी लाइंस को जब मैं मिला देता हूं ना, तो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. उसको बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो. अगर कभी कोई आपसे पूछे कि सर ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं a bundle of streamlines, a bundle of streamlines forming a tubular region, forming a tubular region is called tube of flow, is called tube of flow beta. A bundle of streamlines forming a tubular region is called tube of flow beta. इसको हम लोग ट्यूब ऑफ फ्लो बोलेंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर. आगे आता है मेरे बच्चे टर्बुलेंट फ्लो. बड़ी सिंपल सी बात है. एक लिमिटिंग वैल्यू एक्स हमने सेट कर रखी होती है वेलोसिटी की. अगर लिक्विड की वेलोसिटी उस वेलोसिटी को क्रॉस कर जाएगी बेटा, तो फ्लो जिगजैग सा बन जाएगा. तब स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट बन जाएगा. लिखवाता हूं कैसे. बड़ी सिंपल सी बात है. when the liquid velocity exceeds a certain limiting value, जब भी कोई लिक्विड की वेलोसिटी एक सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू को एक्सीड्स कर जाती है, कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, the liquid flow becomes zigzag. तब लिक्विड का फ्लो क्या बन जाता है मेरे बच्चे? जिगजैग बन जाता है. तब इस फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं. दिस फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. इस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. दिस फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. हम लोग इस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं बेटा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. तो एक चीज हमें यहां पर जाननी है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. एक चीज हमें यहां पर जाननी है एंड दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा. क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, हमें किस तरीके से जानना है क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में. सो आई विल से दैट द critical velocity
of a liquid is that limiting value of its velocity up to which the flow is streamlined and above which the flow becomes turbulent. The critical velocity of a liquid is that limiting value of velocity up to which the flow is streamlined and above which the flow becomes turbulent. उसके ऊपर फ्लो को क्या बन जाता है? टर्बुलेंट बन जाता है. इस क्रिटिकल वेलोसिटी का आपको सिर्फ फॉर्मूला जानने की नीड है, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई के ईटा बाय रो डी, जहां पर आपको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए. ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब. डी क्या है मेरे बच्चे? डायमीटर ऑफ द ट्यूब है बेटा. डी क्या है बेटा? डायमीटर ऑफ द ट्यूब. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. तो ये कैसे पता चलेगा कि यार उस क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, मतलब कब तक स्ट्रीमलाइन है, कब तक टर्बुलेंट है, कब क्या है, कब क्या है? वो डिनोट करता है बेटा रेनॉल्ड्स नंबर से. वो हमें पता चलता है रेनॉल्ड्स नंबर से. सो रेनॉल्ड्स नंबर, ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या है मेरे बच्चे? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना. रेनॉल्ड्स जो नंबर है इसको बोलते हैं रो वी डी बाय ईटा. ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जिसकी वैल्यू नेचर ऑफ फ्लो डिसाइड करती है कि स्ट्रीमलाइन होगा कि टर्बुलेंट होगा. तो मैं लिख सकता हूं कि इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर. ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है बेटा, whose value decides the nature of flow, जिसका वैल्यू नेचर ऑफ फ्लो डिसाइड करते हैं ऑफ अ लिक्विड. मेरे हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. थ्रू अ पाइप, तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है बेटा रो वी डी बाय ईटा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी डी बाय ईटा. सही बोल रहा. इसका मतलब यह है बेटा कि एक पैरामीटर, एक नंबर डिसाइडेड है. अगर रेनॉल्ड नंबर लाइज बिटवीन 0 से 2000, तब आपका फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड. तब लिक्विड फ्लो जो है वो क्या है? वो स्ट्रीमलाइंड है बेटा. इफ रेनॉल्ड नंबर लाइज बिटवीन 0 to 2000. अगर रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 3000 तो लिक्विड फ्लो आपका टर्बुलेंट बन जाएगा. तब लिक्विड फ्लो इज टर्बुलेंट बेटा. तब लिक्विड फ्लो क्या है हमारा? टर्बुलेंट है. और अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है आपका लाइज बिटवीन 2000 एंड 3000, तब लिक्विड फ्लो इज, तब जो लिक्विड फ्लो है मेरे बच्चे वो आपका अनस्टेबल है. मानी अब वो बेसिकली स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में जा रहा है. ना तो वो स्ट्रीमलाइन है ना वो टर्बुलेंट है, अब वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में जा रहा है. क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं. तो ये है रेनॉल्ड्स नंबर, जिसका मैं ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुका हूं आप लोग को. ठीक है ना? इसमें तो आई डोंट फील किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा. बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड दैट इज बेसिकली बेटा आपको यह पता होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है मेरे बच्चे. आपको इस बारे में पता होना चाहिए दैट आइडियल फ्लूइड क्या होता है बेटा. सो जैसे सर्वगुण संपन्न बहु होता है ना. सर्वगुण संपन्न तो देखो खैर कुछ भी नहीं होता है, मगर हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर कोई चीज सर्वगुण संपन्न है तो वो इमेजिनेशन में ही है. और हम जो भी यहां पर फिजिक्स की स्टडी पढ़ेंगे फ्लूइड्स की, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ
ये फ्लूइड आइडियल होता तो ऐसा होता, नॉन आइडियल की कंडीशन हम नहीं चल रहे, यूजुअली आइडियल नहीं होता है, मगर स्टिल हम ये अजम्पशन मान के चल रहे हैं। जैसे अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ते हैं तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, यहां पर भी हम वही चीज बोल रहे हैं, आइडियल फ्लूइड की कंडीशन मान के चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस, ये वो होता है जो कि नॉन विस्कस होता है मेरे बच्चे, विच इज नॉन विस्कस। दूसरा इनकंप्रेसिबल, दूसरा ये इनकंप्रेसिबल होता है। तीसरा फ्लो इज स्टेडी, ये स्टेडी फ्लो होता है। चौथा ये इरोटेशनल होता है, मतलब यहां पर रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये है मेरा आइडियल फ्लूइड, मतलब ये एक स्टेडी फ्लो वाला लिक्विड, ये एक इनकंप्रेसिबल फ्लो वाला लिक्विड है, ये एक नॉन विस्कस फ्लो वाला लिक्विड है, और ये एक इरोटेशनल फ्लो वाला लिक्विड है। और इसके लिए मुझे जो करना रहेगा वो सबसे पहले पढ़ना रहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटा। इसके लिए मुझे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करना रहता है। तो हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटा, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बोलता है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बोलता है, बोलता है यार मान लेते हैं कि एक नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल यानी आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के दो सेक्शंस के बीच में, एक मोटा सेक्शन है एक पतला सेक्शन है, राइट बच्चा पार्टी। दोनों का अलग अलग एरिया है, तो दोनों के टाइम पे दोनों पर वेलोसिटी भी लिक्विड की अलग होगी। तब ये बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जरा ध्यान से देखना बेटा, जरा ध्यान से देखना बच्चे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कह रहा है कि मान लेते हैं दो पाइप है, ऐसे दो सेक्शन है, एक चौड़ा और एक पतला बेटा। मान लेते हैं ऐसे दो सेक्शन है मेरे बच्चे, एक तो चौड़ा सेक्शन है और एक पतला सेक्शन है। अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूंगा ना यहां पर, अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूंगा मेरे बच्चे, तो यहां से ऐसा करके है, लिक्विड यहां से V1 डेल्टा टी फ्लो करेगा, और यहां से अगर मैं देखूंगा सो इट इज V2 डेल्टा टी, सो इट इज V2 डेल्टा टी बेटा, दिस इज V2 डेल्टा टी, ठीक है ना। ऐसे करके इतना डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इस वाले का वेलोसिटी, इस वाले का एरिया A1 है, इस वाले सेक्शन का एरिया A2 है, लिक्विड का वेलोसिटी V1 V2 है, हाँ कि ना। डेल्टा टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये आपके सामने। सो आई विल से बेटा कि मास तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मेरे बच्चे, मास तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है बेटा। तो अगर मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है बेटा, तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं मास को। अगर मेरा मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है तो वॉल्यूम को मैं एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब मास इज बेसिकली A1 V1 डेल्टा टी रो 1। ये क्या, ये कौन सा मास है बेटा, मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन A। अगर ये A है और ये B है, यहां से अगर मैं बोलूं आपको तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज, ये वो मास ऑफ फ्लूइड है, मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन A बेटा। ये वो मास ऑफ फ्लूइड है जो सेक्शन A के थ्रू फ्लो करता है बेटा। दिस इज मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन A बेटा, मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन A बेटा, हाँ कि ना। अब उसी तरीके से सेक्शन B के अक्रॉस कितना मास फ्लो करेगा। सो मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन B बेटा, फ्लूइड का वो मास जो सेक्शन B के अक्रॉस फ्लो करेगा उसको M2 बोलूंगा, एंड M2 इज A2V2 डेल्टा टी रो 2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा, A2V2 डेल्टा टी रो 2 बेटा, बात तो सही है।
m1 असल में m2 के बराबर है। इसका मतलब a1 v1 डेल्टा टी रो 1 इज इक्वल्स टू a2 v2 डेल्टा टी रो 2। ये आपके सामने a1 v1 डेल्टा टी रो 1 इज इक्वल्स टू a2 v2 डेल्टा टी रो 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब ऐसा होगा तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, और क्योंकि आइडियल फ्लूइड है तो ये इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी सेम है, तो यहां से मुझे पता चला a1 v1 बराबर a2 v2 है ना। इसका मतलब ए बी कॉन्स्टेंट। और मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा बहुत क्लियरली बोला। मैंने ऐसा इसलिए बोला बेटा क्योंकि बिकॉज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि फ्लूइड मेरा इनकम्प्रेसिबल है बेटा, देयरफॉर रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2 बेटा। क्योंकि मेरा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है इसीलिए मेरा जो रो 1 है वो रो 2 के बराबर है। बिकॉज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देयरफॉर रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2 बेटा। क्योंकि फ्लूइड मेरा इनकम्प्रेसिबल है, दैट इज व्हाट मेरा रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2, तो ए भी मेरा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि जिस सेक्शन का एरिया ज्यादा होगा फ्लूइड का वेलोसिटी कम होगा, और जिस सेक्शन का एरिया कम होगा फ्लूइड का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जब हम पाइप को दबाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कोई बात अगर कोई कभी आपसे पूछे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कैसा लिखते हैं तो मैं लिखवाता हूं, टेंशन बिल्कुल मत लेना, अभी लिखवा रहा हूं। यहां तक मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, यहां तक आई गेस यू गाइस आर टोटली ओके विद दिस बेटा। हाँ जी बच्चे, तो अभी मैं लिखवा देता हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। कभी अगर किसी ने पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटा। हम ये बोल सकते हैं दैट इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द streamlined flow of the non-viscous and incompressible fluid through a pipe of varying cross section the product of area of cross section and the normal fluid velocity AV remains constant throughout the flow, remains constant throughout the flow, and I hope we are clear with this। मेरे हिसाब से यहां तक तो हम कर ही लेंगे। अब क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम के लिए पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग आगे जाके पढ़ सकते हैं बेटा, दैट इज एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो। बहुत सारी एनर्जीज के बारे में जानना जरूरी है, तब जाके बर्नौलीज थ्योरम पढ़ पाएंगे हम अच्छे से। सो एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो। एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो बेटा, स्टेडी फ्लो में फ्लूइड की एनर्जी सबसे पहले जो एनर्जी होती है बेटा दैट इज काइनेटिक एनर्जी। जो सबसे पहले एनर्जी होती है दैट इज बच्चे काइनेटिक एनर्जी। एक सेकेंड होल्ड करना गाइस, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, मेरा पेन हिल गया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, बस 1 मिनट का टाइम देना। हाँ अब ठीक है सब कुछ, बिल्कुल ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारी पास एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बेटा। सबसे पहले एनर्जी हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? वही वो एनर्जी जो मोशन की वजह से आई है। अब ये तो मेरे को नहीं लगता लिखवाने की जरूरत है, चलो लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं। एनर्जी पोसेस्ड
by a liquid by virtue of its motion. By virtue of its motion. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इसको बोलते हैं हाफ इंटू वी स्क्वायर। सही है बेटा। तीसरा मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, हाफ रो वी स्क्वायर। और चौथी चीज है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट बेटा, इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, काइनेटिक हेड। सो विच इज बेसिकली, इसको हम बोलेंगे काइनेटिक हेड, ये बोलते हैं हाफ वी स्क्वायर बाई जी। सही बोल रहा हूं। तो ये आपका असली कहानी, इसकी पड़ती है हमें जरूरत, इसलिए ये पता होना चाहिए आपको। तो पहली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट बेटा, एंड देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। मेरे हिसाब से तो ये क्लियर हो गया हमें। आई डोंट फील इसमें कोई भी प्रॉब्लम है हमें। सही है बेटा। दूसरी कहानी हमारी आती है पोटेंशियल एनर्जी की। दूसरी कहानी हमारी आती है मेरे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो पोजीशन की वजह से अबव द अर्थ सरफेस, उसकी वजह से आती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसमें भी सारी चीजें पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं आप। एनर्जी परसिस्ट बाय अ लिक्विड by virtue of its position above the earth's surface इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? mgh पहला। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज gh। potential energy per unit volume is mgh by v which is rho gh। और तीसरा चौथा potential energy per unit weight which is mgh by mg which is only h, जिसको हम बोलते हैं बेटा पोटेंशियल हेड, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल हेड। जिस तरीके से काइनेटिक हेड उसी तरीके से पोटेंशियल हेड। एंड आई होप वी आर टोटली क्लियर विद दिस। मेरे हिसाब से तो मुझे ये समझ आ गया कि हमें क्या करना है। सो ये हमारा पोटेंशियल हेड बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पोटेंशियल हेड के बारे में बोलते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल हेड। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? क्या ये ओके है? क्या हम इसको करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे बेटा? आई गेस वी आर डन विद दिस। मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी आप देख लो। मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी आप देख लो। राइट बच्चा पार्टी? हाँ जी बच्चों, ठीक बात है बेटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चे। आगे चल सकते हैं हम लोग। जब मैंने इतना करवा दिया आपको, तो अब हम लोग, जब मैंने इतना करवा दिया बेटा आप लोग को, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। ठीक है सर। एक और एनर्जी आती है, दैट इज प्रेशर एनर्जी। एक और एनर्जी आती है बेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। सो वन मोर एनर्जी विच इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। तो एक और एनर्जी आती है विच इज नोन एज प्रेशर एनर्जी बेटा। प्रेशर एनर्जी क्या है? So the energy possessed by a liquid by virtue of its pressure is called pressure energy। प्रेशर की वजह से जो एनर्जी है बेटा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रेशर एनर्जी बोल रहे हैं। प्रेशर की वजह से जो एनर्जी है बेटा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रेशर एनर्जी बोल रहे हैं बेटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो आई विल से बेटा इसको समझाना पड़ेगा, अच्छे से समझाना पड़ेगा, तभी जाके बातचीत बनेगी।
मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं ये h हाइट पर बेटा लिक्विड है पूरा इसमें, तो इसके ऊपर बड़ा ऑब्वियसली बात है यहां से प्रेशर लगेगा, इसका कुछ एरिया ए है, यहां से x दूरी पर बेटा ऐसे हो जाएगा, ये यहां से x दूरी पर ये ऐसे हो जाएगा, एक पिस्टन है, एक पिस्टन है, तो क्या होगा, ये प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, और प्रेशर जैसे ही लगेगा ये पिस्टन थोड़ा उधर को हो जाएगा। सही बोल रहा हूं बेटा? ये भी सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर भी लगेगा, एरिया भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्क डन होगा बेटा भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना, कहीं ना कहीं वर्क डन होगा बच्चे। तो इसका मतलब इसके प्रेशर की वजह से जो एनर्जी है उसको हम लोग प्रेशर एनर्जी बोल रहे हैं, और आप कह रहे हो वर्क डन भी होगा। वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, एफडीएक्स। फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका एक्स, अब एरिया इनटू एक्स इज वॉल्यूम, तो पीवी। तो इसका मतलब प्रेशर एनर्जी क्या हो गया मेरे बच्चे? कभी भी कोई प्रेशर एनर्जी के बारे में पूछे आपसे तो आप सीधा सीधा कह दो पीवी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा बेटा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कर दो, विच इज पीवी बाय एम, वॉल्यूम बाय मास इज 1/ρ, तो पी बाय रो हो गया, ये भी ठीक है यार। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर दो मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा पीवी बाई वी, यानी ये सिर्फ प्रेशर आ जाएगा। और इसके बाद आता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, चौथे वाला, विच इज पीवी बाय एम जी, विच इज पी बाय रो जी, जिसको हम लोग प्रेशर हेड के नाम से जानेंगे। जैसे आपने वेलोसिटी हेड बोला, काइनेटिक हेड बोला, इसको हम लोग प्रेशर हेड के नाम से जानेंगे बेटा। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे मेरे बच्चे? इसको हम लोग प्रेशर हेड के नाम से जानेंगे। एंड आई होप वी आर टोटली 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 क्लियर विद दिस। मेरे हिसाब से इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। एम आई क्लियर विद दिस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा? राइट बच्चा पार्टी। तो ये था, आपने कुछ कुछ तो लिखा, ये था बेसिक क्राइटेरिया फॉर बर्नौलीज प्रिंसिपल का स्टडी। अब तो मुझे बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ना है मेरे बच्चे। तो इसका मतलब शुरुआत करते हैं एक बहुत प्यारे से प्रिंसिपल की, विच इज बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा, विच इज बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल हमसे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का अगर मैं सम कर रहा हूं, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर आइडियल फ्लूइड, इट इज कांस्टेंट। ये मुझे पहले लिखना है बेटा, और फिर ये मुझे आप लोगों को करवाना है, अच्छे से डिराइव कराना है। स्कूल में ये कभी कभार सीधा सीधा 5 मार्कर भी आ जाता है, 3 मार्कर तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा, लिख के दे रहा हूं, कंफर्म आएगा ही आएगा। कभी कभार तो 5 मार्कर सीधा सीधा पूछ लेता है हमसे। सो आई विल से बेटा, बर्नौली थ्योरम क्या कह रहा है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, this principle states that the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined irrotational flow remains constant along a streamline। तो मैं ये कहूंगा कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज
कांस्टेंट। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट बेटा। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कांस्टेंट होगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से तो ये क्लियर है, बाकी आप देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट बच्चा पार्टी, आई गेस इट इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड। प्रूफ ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का प्रूफ, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा, मैं तो बहुत क्लियर सी भाषा में आपसे बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से कि मान लेते हैं ऐसे करके, यहां से लिक्विड जा रहा है और इधर जाएगा पृथ्वी से ऊपर, यहां से मैं H1 हाइट मान ले रहा हूं, ठीक है ना, और यहां से मैं H2 हाइट मान ले रहा हूं। इस पॉइंट पे P1 प्रेशर लग रहा है, A1 एरिया है, और इस पॉइंट पे P2 प्रेशर है, A2 एरिया है। ये असल में यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा था, डेल्टा टी टाइम में इसने V2 डेल्टा टी कवर किया, ये लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा था, डेल्टा टी टाइम में ये V1 डेल्टा टी लिक्विड कवर कर गया, मतलब डिस्टेंस कवर कर गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये कुछ इसी तरीके से है, अभी इसका प्रूफ ही तो हम कर रहे हैं। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि भैया A1 V1 बराबर A2 V2 होगा, या पहले चलो ठीक है लिख लो क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ने वाली है। चाहे तो M1 बोल दो, चाहे तो M2 बोल दो, चाहे तो हम इसको M बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, A1 V1 डेल्टा टी रो बराबर A2 V2 डेल्टा टी रो। तो यहां से मुझे एक चीज तो क्लियर हो गया, A1 V1 बराबर A2 V2 ये कहां से आया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। लिखना जरूरी है, बोर्ड्स में आपको स्कूल में सब कुछ लिखना होता है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये तो क्या है मेरे बच्चे, ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैं कहूंगा A1 V1 बराबर A2 V2। मेरे हिसाब से ये कहानी क्लियर है आपको। देयरफॉर ए पॉइंट पे अलग काइनेटिक एनर्जी है और बी पॉइंट पे अलग काइनेटिक एनर्जी, ये ए है और ये बी है। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, क्योंकि जहां पर एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, जहां पर एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हाफ एम सीधा सीधा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हा कि ना। क्या मैं बोल सकता हूं हाफ A1 V1 डेल्टा टी रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, कैन आई से दिस? बिल्कुल, पहला एक्सप्रेशन आपके सामने है। उसके बाद मैं कह रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पीई, जो ज्यादा हाइट पे है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, जो कम हाइट पे उसका कम होगा, यानी mg ब्रैकेट में H2 माइनस H1, यानी A1 V1 डेल्टा टी रो जी H2 माइनस H1। सही बोल रहा हूं? बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है ये भी। आई गेस वी आर टोटली डन विद दिस। मेरे हिसाब से तो ये भी बिल्कुल ठीक है ना। ये तो ये हो गया, खुद को मुझे हाइड करना पड़ेगा और मैं यह लिख दे रहा हूं। तीसरी चीज आती है बेटा नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड। नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज बेसिकली वर्क डन बाय फ्लूइड एट ए माइनस वर्क डन बाय फ्लूइड एट बी। ए पॉइंट पे वर्क डन कितना होगा, P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी बेटा। तो इसको भी लिख सकता हूं A1 V1 डेल्टा टी कॉमन लेकर P1 माइनस P2। आई होप दिस इज क्लियर। ये तीसरा हो गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बोलती है कि फ्लूइड के ऊपर जितना वर्क डन हुआ होगा उसने उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया होगा। यहां तक आप लिखिए प्लीज, यहां तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, यहां तक पहले आपको करना पड़ेगा। मैं उसके बाद कैमरा सामने ले आऊंगा, आपको फिर उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा।
तो अब ये तो हमने कर लिया बेटा, यहां तक तो हम कर ही लिए। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो पता ही है हमें। इसका मतलब A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2 बराबर बेटा, कॉमन ले लो, हाफ A1 V1 डेल्टा टी रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस बेटा A1 V1 डेल्टा टी रो G H2 माइनस H1। A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी तो कट जाएगा, बात समझ में आ गई। आपको मिला P1 माइनस P2, इधर मुझे बचता है बेटा, इधर मुझे बचता है मेरे बच्चे 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस रो G H1। सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज गोइंग टू बी P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ये मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट है। देयरफॉर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H इज कांस्टेंट मेरे बच्चे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बचना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये आपका हो गया। तो दिस इज व्हाट बर्नौलीज प्रिंसिपल इज। यही है बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा, इसी को बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और P बाय रो जी यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट सॉरी, हाफ V स्क्वायर बाई जी प्लस H यानी प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड, हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का ही दूसरा फॉर्म है बेटा, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का ही दूसरा फॉर्म है मेरे बच्चे। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो अभी बर्नौलीज प्रिंसिपल तो हो गया बेटा। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, जिसमें बिल्कुल पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे, जिसमें हम लोग बिल्कुल पहला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी टॉरिसेलीज लॉ ऑफ ई फ्लक्स बेटा, टॉरिसेलीज लॉ ऑफ ई फ्लक्स। सर ये टॉरिसेलीज लॉ ऑफ ई फ्लक्स क्या था? सर ये टॉरिसेलीज लॉ ऑफ ई फ्लक्स क्या था बेटा? अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूं और आपको बताऊं बेटा, तो आप इसके अंदर मेरे साथ कर सकते हो। यहाँ पर गौर से देखना, एक काम करते हैं, ई फ्लक्स का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ फ्लो, राइट बच्चा पार्टी। तो हम क्या करते हैं बेटा, मैं एक चीज़ की बातचीत आपसे यहाँ पर करता हूँ बच्चे, कुछ इस तरीके से। एक कंटेनर बना रहा हूँ, जैसे आपने ग्लास में एक मतलब वो बॉटल में एक छेद कर दिया, तो यहाँ पर एक छेद सॉर्ट ऑफ कर दिया मैंने। यहाँ से लिक्विड, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ से लिक्विड V1 वेलोसिटी के साथ जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका एरिया A1 है बेटा। यहाँ पे इस तरीके से लिक्विड है, तो यहाँ पर जो P2 है वो समथिंग P है, और इस सरफेस का एरिया इज समथिंग A2। गॉट इट गाइस? अगर मैं देखूँ तो इस सरफेस से ये ओपनिंग कुछ H हाइट पर है बेटा, ये वाला कुछ Y1 गैप पर है, एंड दिस इज एट सम Y2, दिस इज एट सम Y2 बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर, पहली बात तो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हो बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप लोग क्या यूज कर सकते हो बच्चे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मुझे बोल रहा है कि A1 V1 बराबर A2 V2 है बेटा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये मुझे बोल रहा है कि सर A1 V1 बराबर A2 V2 होता है। मैंने कहा ठीक है यार, इसका मतलब V2 जो ये सरफेस का, इस सरफेस का कुछ वेलोसिटी होगा,
दैट इज गोइंग टू बी a1 v1 बाय a2. a2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन a1, तो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा, यानी पूरी वैल्यू लगभग छोटी. v2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0. हम जैसे देखेंगे ऐसा मान के चल सकते कि लिक्विड एट टॉप इज सपोज टू बी एट रेस्ट. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सो लिक्विड मे बी एट रेस्ट, liquid may be taken at rest at the top. That is V2 is approximately equal to 0. Right बच्चा पार्टी. अब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल है बेटा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल है, तो मैं बहुत क्लियरली आपको बोलता हूँ. सो यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, सो यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा, using Bernoulli's principle या Bernoulli's equation, atmospheric pressure plus हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g और उसका हाइट है y1 बराबर p प्लस रो g y2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर. भैया v2 तो 0 है, तो यहां से आपको पता चला हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस बेटा रो जी y2 माइनस y1. y2 माइनस y1 तो h है, तो हाफ रो v1 स्क्वायर इज लाइक P माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी h. सो v1 इज गोइंग टू बी रूट के अंदर, देखिए यहां से रो कट जाएगा बट नीचे में रो डिवाइड हो जाएगा. सो दिस इज 2gh प्लस 2 P माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय रो. ये वो वेलोसिटी है जिसको मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स. क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ऐसा नहीं है कि यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मैं स्पेशल केस करा सकता हूँ आपको, इसके अंदर भी हम स्पेशल केस पढ़ेंगे बेटा, ये यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है, मगर ऐसा ही ये होगा. सो आई विल से कि चलो अगर ये इस तरीके से हो रहा है तो मैंने बोला कि यहाँ तक आप एक बार ही नोट कर लोगे, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. यहाँ तक आप लोग एक बार नोट कर लोगे, देन विल मूव अहेड बेटा. यस बच्चा पार्टी, यहां तक आप एक बार नोट कर लोगे, देन वी विल मूव अहेड. यहां तक आप एक बार ही नोट कर लोगे, देन वी विल मूव अहेड बच्चे. तो मैंने बोला सर v1 बराबर रूट 2gh प्लस 2 p माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई रो हो जाएगा. अब ऐसे में भी केस 1 की बात करते हैं, या फिर ये लिख लीजिए स्पेशल केसेस जिसके अंदर दिस इज केस 1. वो मुझे कहता है कि व्हेन P is greater than atmospheric pressure, the term 2gh may be ignored. तब मैं 2gh वाले टर्म को इग्नोर कर सकता हूँ. एक तो ये केस बता रहा है, तो इसका मतलब v1 हो जाएगा मेरे बच्चे अंडर रूट 2 P माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय रो. ठीक है ना. अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा केस, व्हेन टैंक इज ओपन, जब भी आप कह रहे हो टैंक ओपन है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तब V1 आपका हो जाएगा रूट 2gh. लिक्विड का वेलोसिटी ऐसे है जैसे कोई बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है, राइट बच्चा पार्टी. इसी को हम टॉरिसेलीज लॉ बोलते हैं. कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम इसको. किस तरीके से लिखेंगे बेटा? आपने ये तो नोट डाउन कर ही लिया होगा, ये सब तो हमने नोट डाउन कर ही लिया होगा. So we will write like this: velocity of efflux beta of a liquid is equal to the velocity which a body acquires in falling freely from the surface to opening को बोलते हैं orifice, to orifice. This result is called Torricelli's law.
एंड आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो ये कंसेप्ट आप सभी बच्चों को बड़ा अच्छे से क्लियर है बेटा। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक एक बार देख लो बेटा। अब जैसे ही हम टोरिसेलिस करेंगे तो इसके सेकेंड एप्लीकेशन पे बढ़ेंगे बेटा। अभी बड़ा प्यारा है जिसको हम बोलते हैं वेंचुरी मीटर। सो वी विल मूव ऑन टू दी एप्लीकेशन नंबर 2 which is known as the Venturi meter, the Venturi meter। जैसे वहां पर आपने एक बॉटल में छेद करा, फिर आपने देखा कि किस तरीके से पानी बाहर आएगा। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है और एक हिसाब से अगर देखा जाए पाइप को बोल सकते हैं हम लोग। तो पाइप में कितने समय में, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो, कितने समय में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको हमें मेजर करना है, और वो हम वेंचुरी मीटर की हेल्प से मेजर करते हैं बेटा। सो आई विल से, यहां पर मैं लिख भी लेता हूं कि वेंचुरी मीटर क्या है बेटा, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर the rate of flow of a liquid through a pipe। It is a device used to measure the rate of flow of a liquid through a pipe बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्लो मीटर के नाम से भी जान सकते हैं और वेंचुरी ट्यूब के नाम से भी जान सकते हैं। कैसे बना होता है और किस तरीके से हम इसमें एक्सप्रेशन करते हैं बेटा, ये चीज़ अभी आपको देखना है। राइट बच्चा पार्टी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, और कैसे हम इसको पढ़ेंगे ये चीज़ आपको देखनी है। गॉट इट गाइस? सो आई विल से, ध्यान से देखना बेटा। कुछ ऐसे है, और यहां से अगर मैं देखूं ना, एक यूट्यूब करके ऐसे करके मैंने ये बना रखा है आपके लिए। बनाऊंगा कि इसमें मैं अभी बता रहा हूं कि क्या करना क्या है और किस तरीके से ये वेंचुरी मीटर काम करता है, क्या इसका एक्सप्रेशन है, और ये किस तरीके से बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज क्या बोलता है हमसे, बर्नौलीज तो हमसे यही बोलता है ना बेटा कि बेसिकली दो अलग अलग एरियाज होने चाहिए, प्रेशर अलग अलग होना चाहिए। भाई यहाँ पर एक अलग प्रेशर है P1 V1 वेलोसिटी के साथ, यहाँ पर एक अलग प्रेशर है बेटा P2 दैट टू विद V2 वेलोसिटी। इसका एरिया A2 है मेरे बच्चे और इसका एरिया A1 है बेटा, ठीक है। और अगर मैं अच्छे से गौर से देखता हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, दिस इज हाइट H। ये क्या है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो m, ठीक है ना, दिस इज लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो m। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब क्या होगा, V1 और V2 वेलोसिटीज की लिक्विड अलग अलग एरियाज में फ्लो कर रही है बेटा, ये आपके सामने है, आपको समझ में भी आ रहा है। मैं तो यही बोलूँगा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक कंटिन्यूटी क्या बोलता है, मैं तो सबसे पहले आपसे यही बोलूँगा कि सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमसे क्या बोलता है, दैट A1 V1 बराबर A2 V2। राइट बच्चा पार्टी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमसे यही बोलता है। इसका मतलब A1 बाई A2 अगर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी V2 बाई V1। इसका मतलब A1 बाई A2 जो होगा दैट इज गोइंग टू बी V2 बाई V1। हमने कहा ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है यहाँ पे तो। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा, यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है मुझसे, ध्यान से देखना, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है मुझसे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो हाइट का कोई डिफरेंस यहाँ पर मुझे बन नहीं रहा है, ना दिख रहा है, हाइट का कोई डिफरेंस है भी नहीं, ना ठीक बात है यार। तो इसका मतलब अगर मैं देखता हूँ तो P1 में से अगर P2 माइनस करता हूँ
तो ये मिलता है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बेटा। दिस इज गोइंग टू बी 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बेटा। ये भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर मैं और देखता हूं तो P1 माइनस P2 इज गोइंग टू बी 1/2 रो, एक काम करो V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में ये हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस 1, राइट। मैं खुद को हाइड कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। सो P1 माइनस P2 जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी हाफ रो V1 स्क्वायर। अब देखो V2 बाई V1 तो A1 बाई A2 है, तो A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज प्रेशर डिफरेंस इज लाइक हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। अब P1 माइनस P2 तो रो जी एच भी होता है, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H रो जी बराबर हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर बेटा। ऐसा भी हो सकता है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो इसी पेज पे हमें वेलोसिटी के बारे में भी खबर मिल जाएगी। थोड़ा सा इसको छोटा करने के बाद इसी पेज पे हमें वेलोसिटी के बारे में भी खबर मिल जाएगी बेटा। कैसे मिलेगी, ध्यान से देखना बच्चे। मैं अभी इसको आगे करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास V1 आ जाएगा बच्चे, दैट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 2 सामने चला जाएगा तो 2H रो mg बाय बेटा रो नीचे आ जाएगा, इधर से आ जाएगा A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। हाँ कि ना। हमें तो रेट ऑफ फ्लो यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आउट पर सेकेंड चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड चाहिए बच्चे। हमें तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड चाहिए मेरे बच्चे, वो Q होता है विच इज A1V1। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, सो A1V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट दिस दैट Q इज इक्वल्स टू A1A2 अंडर रूट 2H रो m इंटू जी बाय बेटा रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बेटा, बाय रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। एंड आई होप यू गाइज आर टोटली ओके विद दिस। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए और समझ में आ भी रही होगी। राइट बच्चा पार्टी। खुद को मैं डिस्प्ले कर देता हूं आपके सामने, इसको आप नोट कर लिया होगा आप लोग ने। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको बेटा, अभी मैं आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चंस कराता हूं तो आपको अच्छा फील होगा, राइट। एक दो क्वेश्चंस करा दूंगा ना तो यू विल बी लाइक कि हाँ चलो ठीक है, मजे तो आ रहे हैं अभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी हो गया, अभी कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी हो रहा है। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, द रीडिंग ऑफ प्रेशर, द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर attached with a closed pipe, the reading of pressure meter attached with a closed pipe is 3.5 into 10 raised to the power 5 Newton per meter square. On opening the valve of the pipe, on opening the valve of the pipe बेटा, पाइप का वॉल्व को ओपन करके, ठीक है ना, the reading of the pressure, the reading of the pressure meter, the reading of the pressure meter is reduced to 3 into 10 raised to the power 5 Newton per meter square. Right bacha party? So they be like, calculate the speed of the water, calculate the speed of the water flowing in the pipe, calculate the speed of the water flowing in the pipe बेटा। तो पानी की जो पानी का स्पीड है ना वो बताइए जो पाइप में फ्लो हो रहा है बेटा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप बेटा, ये आपको ट्राई करना है। अब इसमें करना कुछ ज़्यादा है नहीं,
ठीक है ना। उसने यही तो बोला है कि जो प्रेशर मीटर अटैच्ड है उसकी जो रीडिंग है क्लोज पाइप की वो इतनी है। वॉल्व को जब हमने ओपन किया तो प्रेशर मीटर की रीडिंग रिड्यूस हो गई 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको वाटर की स्पीड फ्लो, जो पाइप में स्पीड फ्लो हो रही है वाटर की, वो बताना है। मैं आपको सीधा सीधा अप्रोच बता दे रहा हूँ। P1 आपको गिवन है, P2 आपको गिवन है। आपको ये बात पता है दैट P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज गोइंग टू बी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, राइट है जी। आपको ये गिवन है, जो गिवन है बता रहा हूँ। 1/2 तो पता ही है आपको, रो भी पता है, ये हमें नहीं पता है, वी गॉट इट। मगर आपको P1 भी पता है, हाफ भी पता है, रो भी पता है, और मुझे ये भी पता है। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? V1 तो बड़ा ऑब्वियसली बात है 0 होगा, तो क्या यहाँ से, सॉरी दिस V2, तो क्या यहाँ से मेरा V2 नहीं आ जाएगा? आंसर जब आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड। ट्राई करके देखो। V1 आपका 0 है, कंफ्यूज मत होना। बाकी सब चीज़ अपने को गिवन है यहाँ पर, बाकी उसने हर एक चीज़ हमें दे रखी है, आपको बस इस तरीके से करना है। मेरे हिसाब से ये आपका अप्रोच कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे ही वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब उसने जो भी क्वेश्चन देने होंगे इसी तरीके से वेलोसिटीज, कभी कुछ चीज़ों की कमी दे देगा, कभी कुछ चीज़ों की कमी दे देगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा बेटे, ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। घर पे बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि यार हमारे एमवाइब ऐप है, ये सारे आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा बच्चे, ठीक है ना। इन सबको ज़रूर डाउनलोड करिएगा। और हाँ, साथ ही साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बेटे, अचीव क्लास 11th एंड 12th, इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। राइट बच्चा पार्टी, आई होप सेशन में आपको मज़े आए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे आप ही की अगली क्लास में। तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहो बेटा। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चे। बाय गाइस, बाय रनियस, जय हिंद बच्चा पार्टी, बाय बच्चों। Keep imbibing. We believe in you.